लाल किले से आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैंने देश को समझा है, देश की आवश्यकताओं को समझा है, उस आधार पर एक तरह से उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। मतलब एक तो 10वें साल का यह भाषण था, अब 8 महीने बाद चुनाव है, तो आखिरी भाषण है। अगर चुनाव के पहले देखें तो उन्होंने इस बहाने ये कह भी दिया कि बस अब हमें हमारा ख्याल रखना, हम न सिर्फ 2047 बल्कि आगे की बात सोच रहे हैं। दूसरी बात, उन आंकड़ों का, उनके दावों का, उनके वादों का पोस्टमार्टम एनके सिंह ने भी किया, आपने भी शुरू में बोला, विनोद शर्मा ने किया, अमरीश जी ने बोला, अशोक वानखेड़े भी कर रहे हैं। लेकिन वो पोस्टमार्टम, उन दावों में जो खामियां हैं वो एक, और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं आशीर्वाद मांगने और जनता को लगेगा वाह वाह ये विश्वगुरु हैं, ये 1000 साल आगे की बात सोच रहे हैं, ये सब लोग, ये 4-6 लोग गलत बयान कर रहे हैं। ये तो किस बात के लिए आशीर्वाद दे दिया, जनता उनको दे दे? किन बातों के लिए? मैं अशोक जी से और एनके सिंह साहब से विनम्रतापूर्वक 2 बातों पे असहमत हूं कि इस भाषण से हमको कुछ मिला नहीं। 2 बहुत अच्छे शब्द मिले, परिवारजनों, हमने कहीं प्रयोग नहीं किया था। एक मुझे जीवन शैली मिली, ऊंचे सपने देखने की, 2-4 दिन के सपने नहीं, 1000 साल के सपने देखने की। क्या किसी के जीवन में यह 2 महत्वपूर्ण योगदान से आप इनकार कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से मैं अपने विद्यार्थी जीवन में देखा हूं, बाद के जीवन में, कि लोग आर्काइव से निकाल करके जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर जी, इन लोगों के भाषण सुनते रहे हैं। मैं कई लोगों को देखता था कि पुराने भाषण आर्काइव से निकाल के सुनने की, लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने इस सन में क्या कहा था, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह ने क्या, तमाम लोग इस तरह का। आज मैं सोच रहा था कि आज वाला भाषण कौन लोग आर्काइव से निकाल के सुनेंगे? अरे आज वाला भाषण तो 1000 साल बाद भी सुना जाएगा, जब 1000 साल बाद भारत कहीं और होगा, चांद पर भी हमारा 1000 एकड़ का वहां कुछ निवास स्थान होगा। मैं अगला वाक्य यही कहने जा रहा था ना, कि जब मैंने सवाल किया अपने मन से कि ये भाषण कौन लोग निकाल के सुनेंगे, तो मुझे लगा कि जब 1000 का सपना जिस भाषण से हमको मिलता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को तब 60-70 सालों से लोग देख लिए हैं और उभरे लगे होंगे। ये तो 1000 साल तक सुना जाएगा कि मुझे 1 साल के सपने दिखाए गए थे, वो वाला भाषण ही है, इसको लगातार मुझे सुनते रहना। सवाल यह है कि आज जब सपना दिखाते हैं, सपना दिखाने का आपको हक, हमारे नेता आप हैं, 37% जनता ने आपके प्रति विश्वास भी व्यक्त किया, लेकिन इस सपने को हम क्यों देखते रहे? क्या हम इसलिए आप इस देश की जनता आपको आशीर्वाद दे कि आप 15 दिन से पुलिस की हिरासत बढ़ा करके 60 से 90 दिन करना चाहते हैं? आपको इसलिए लोग इस देश के लोग सपना दे दें कि इस देश को उत्पादन का केंद्र न बना करके असेंबलिंग का केंद्र बनाना चाहते हैं? क्या इस देश के लोग आपको इस बात के लिए आशीर्वाद दे दें कि आप शोध और गवेषणा के क्षेत्र में आपकी कोई रुचि नहीं है? क्या इस देश के लोग आपको इसलिए आशीर्वाद दे दें कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आप केवल प्रो पीपुल होने के बजाय प्रो कॉर्पोरेट हैं? क्या आपको इस देश की जनता इस बात के लिए आशीर्वाद दे दे कि आप भ्रष्टाचार और परिवार की बात तो करते हैं, लेकिन आपके संरक्षण में भरपूर रूप से पुष्पित पल्वित हो रहा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब परिवारवाद के परिचायक नहीं है? जिस मेघालय की सरकार में आप शामिल हैं, जहां पे आपने ये कहा था कि ये देश की भ्रष्टतम सरकार है, और उसी सरकार में उसी मुख्यमंत्री के साथ अब सरकार में शामिल हैं और सीना ठोक रहे हैं कि साहब हम तो पूरे उत्तर पूर्व में हमने कब्जा कर लिया। आपने कहा कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और एक और शब्द उन्होंने का प्रयोग किया, उन्होंने डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी को आप बचाए रखना चाहते हैं? अगर कुकी और मैतेई अपने अपने इलाके को छोड़ के भाग जाए तो डेमोग्राफी बचेगी? गांव के रहने वाला आदमी जो युवा है, जो शहर में नौकरी खोजने के लिए आया था, फिर अब निराश होकर अपने गांव में चला गया, किस बात की डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं आप? अगर इस दुनिया के 70% मल्टीनेशनल ये कहते हैं कि भारत देश में कुशल व्यक्तियों की हमें कमी है, तो किस बात की आप डेमोग्राफी की बात करते हैं आप? डेमोक्रेसी की अगर आप बात करें तो जिस संसद में आप
आखिरी दिनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में आप जाते ही नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कितनी आपकी आस्था है ये सबको दिख रहा है। किस बिना पर आपके सवाल है कि ये 2013 में आपका भाषण सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन 2023 में तो आपके ये 2014 से लेकर के और आज 2023 तक का मूल्यांकन भी होगा ना, कि हमने आपसे हासिल क्या किया। क्या गरीब आदमी जिस चप्पल वाले को आप जहाज में उड़ाना चाहते हैं वो जहाज को छू सकता है क्या? हवाई अड्डे के अंदर घुस सकता है? माने जो बाहर गाड़ी स्कूटर खड़ा करने का साइकिल स्टैंड का किराया था वो बढ़ गया। लखनऊ, नेनके सिंह साहब से पूछिए, लखनऊ एयरपोर्ट पे जो साइकिल स्टैंड का किराया होता था उसकी कीमत बढ़ा दिया अडानी साहब ने, क्योंकि अडानी साहब कब्जे में है। रेलवे स्टेशनों पे जो किराया होता था साइकिल स्टैंड का, उसका किराया बढ़ गया। आपने चलाया क्या? आपने चलाया वंदे भारत। वंदे भारत में 85 रुपए की छोटी बोतल मिलती है एयरपोर्ट पे पीने के पानी की। अरे साहब, उस ट्रेन को छूने की कीमत 10 रुपया है, बोगी को टच करने की। आप पानी की बात कर रहे हैं अशोक जी। तो सवाल यह है ना कि आप दे क्या रहे हैं। आप बहुत, इसमें कोई तरह नहीं कि आपने बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, लेकिन आपसे हमको हासिल क्या होगा। अब एक काउंटर सवाल सुनील जी आपसे भी, क्योंकि देखिए ये जो दर्शक मोदी जी के पक्के वाले समर्थक दर्शक देखते होंगे, जो मोदी जी की कही बातों को अंतिम सत्य और ब्रह्म वाक्य मानते हैं कि मोदी जी ने कह दिया अगर कि दरभंगा में एम्स है तो है, चाहे एम्स जहां वो दावा किया वहां चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे पानी हो, चाहे वहां फ्लडेड तालाब हो, मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया। अब एम्स आपको नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है उसकी नजर का दोष है, मोदी जी का क्या दोष है। तो अगर ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे, हम सब लोगों की बात सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जिनको देश का विकास दिख ही नहीं रहा, ये देशद्रोही टाइप के लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। इन्हें मोदी जी ने इतने आंकड़े लाल किले से दिए, सब कुछ बताया कि कैसे गरीब लोग मिडिल क्लास में आ गए, कैसे किसानों की दशा बदल गई, कैसे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कैसे तमाम सरकारी योजनाओं के फायदे हो रहे हैं, सब्सिडी जा रहा है, गांव गांव में खुशहाली है। इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये बैठ के खाली बता रहे हैं कि 9 साल में कुछ हुआ ही नहीं। सुनील जी। नहीं, हम भी देखने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं है कि मुझसे भाग रहे हैं, हमको दिखा दीजिए आप रोजगार पाने वाले कौन लोग हैं। आप आंकड़े, आप मुझे आपने कहा कि 13 करोड़ जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ गए। उन 13 करोड़ को छोड़ दिया, आप 1 करोड़ लोगों का नाम सार्वजनिक कर दीजिए, जरा हम भी जाके उनसे मिल लें। अगर गांव से शहर तक आने का या मुख्य सड़क तक आने का संपर्क मार्गों की स्थिति इस लायक नहीं है, तो आप जो इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जिसका खर्च वहन नहीं कर सकता, वो किस प्रो कारपोरेट डेवलपमेंट तो हुआ। कितने लोग हैं आप मुझे बताइए कि आप गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जहां का तहां है, जो गांव की जीवन शैली है वो जहां की, गांव को छोड़ दीजिए आप, जो कस्बे हैं या छोटे शहर हैं, बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, जो छोटे शहर हैं जहां पर उस तरह का विकास अभी नहीं हुआ, जो विकास की स्थिति है वह जो पिछले 10 साल में हुआ वही स्थिति आज ही बनी हुई है। दूसरी चीज जो आप बार बार कहते हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपया आपने दे दिया है, वो कितना पर डे के हिसाब से पड़ा? उनका कैमरा खराब है, उनको आउट करके बाकी को जोड़ो। हाँ सॉरी, पर डे के हिसाब से 15 रुपया 70 रुपया। क्या पर डे 15 रुपया 70 रुपया किसानों को दे करके आप उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर देंगे? जो मुख्य सवाल था कि कृषि की लागत को कम करना, उसके लिए क्या किया है आपने? क्या बीजों के दाम बढ़े नहीं? क्या खादों के दाम बढ़े नहीं? कीटनाशक दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ी? और जो उपज थी उसका कीमत उसको कितना मिल रहा है? आपने कहा था बिचौलिए हम खत्म करेंगे, स्थिति क्या हुई? जो सरकारी मंडियां थी उनकी हालत क्या कर दिया है आपने? सवाल है ना कि किसानों को मजबूत करना, जो हमारे जीडीपी की रीढ़ है, वहां वो क्या किया आपने? और उद्योगों के क्षेत्र में क्या किया? देखिए उस उद्योगों में जो उत्पादक करता होता है पूंजी उसके पास होती है। तो भाई ये तो सरकार कह रही है ना, कहेगी कि अगर वो रिफॉर्म करना चाहती है तो रिफॉर्म के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की कोशिश की, कृषि कानून लाए तो ये मुट्ठी भर किसान और वो उकसान वाले लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए और वो रिफॉर्म का बहुत बड़ा जो एकदम रेडिकल चेंज हो जाता, जिस कृषि कानून से बिचौलिए की भूमिका कम होती, सीधे किसान की फसलें खरीदी जाती, बीच में मंडी की व्यवस्था कुछ उसमें रेडिकल चेंज होता, वो नहीं करने दिया गया।
ये तो तर्क दलील अरे देते कहीं हैं वो, हालांकि आप तर्क सवाल नहीं है, बोल रहे हो आंदोलन को क्या लेकर। सवाल है कि निजीकरण रेडिकल चेंज है? निजीकरण रेडिकल चेंज है? किसानों को नहीं, उसकी उनको किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध अरे कराने के लिए उन्होंने क्या कॉम्पिटिटिव बेहतर किया बाजार उपलब्ध कराएंगे, ऐसा सरकार का दावा है। एक इंडिविजुअल, आप एक सवाल है ना कि मेरा लाभ किसमें है, ये तुम आपको नहीं पता लेकिन मुझको तो पता है। ये किसान को नहीं समझ में आ रहा है, जो 60-70 साल से यही काम कर रहा है उसको बात नहीं समझ में आ रही कि आप क्या समझा रहे हैं उसको। और माने कौन सा लॉजिक है कि जो लाभ जो हित करना चाहता है उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आ रही, मिसगाइड करने वालों को बात समझ में आ जा रही है। ये संभव है क्या कहीं? इसलिए कि तथ्यपरक बात नहीं कर रहे हैं आप। और किसान को ये पता, क्यों किसान अपने आप को लूटता हुआ देखा है ना कि मिला क्या उसको। अगर किसान जो बेसिक बात कर रहा है कि हमारे उत्पाद की कीमत हमको दिलवा दीजिए, उसकी बात आप नहीं करते। आप किसान तो कह रहा है कि ठीक है निजी खरीदार ही मेरे यहां से आकर के ले जाए, लेकिन इसकी कीमत तय कीजिए, किससे कम खरीदेगा तो आपराधिक ये अपराध माना जाएगा। क्यों नहीं करते आप इसको? आप पैसा आप दे तो नहीं रहे हैं, पैसा खरीदने वाला दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब आपके व्यवस्था में बिचौलिया पैसा कमाएगा, और जो उत्पादक है क्योंकि उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, बहुत समय तक अपने उपज को रोक लेने की क्षमता नहीं है, उसको हर अपने वर्तमान उपज से अगले उपज का पैसा लेना है, तो कैसे आपकी बात को समझ जाएगा वो? और कहीं तो समझ लेता। जो आपका सबसे बड़ा राज्य है जहां पिछले कई वर्षों से 30 सालों से आप शासन कर रहे हैं, गुजरात, वही का किसान समझ लेता, वो भी आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? जो जिस राज्य में आप कर्नाटक में शासन कर रहे थे वहां का प्रगतिशील किसान है, वो क्यों नहीं समझ लिया? जिस हरियाणा में आप सरकार चला रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, वहां का किसान क्यों नहीं समझ लिया? जो सबसे बड़ी आपकी सहयोगी दल थी अकाली दल, वहां के पंजाब किसानों को आपने क्यों नहीं समझा लिया? मान लेता हूं कि बिहार उत्तर प्रदेश का किसान अनपढ़ है, वो वैज्ञानिक रूप से नहीं सोचता, उसको नहीं समझ पाता ही। लेकिन ये तो प्रगतिशील किसान थे जिन्होंने किसान कृषि को ही अपने जीवन का आधार बनाया है, उनको समझा लेते आप। क्या आप सोचिए ना कि आप शिक्षा की स्थिति क्या है, आप आंकड़ेबाजी कर लीजिए भले ना, आप इस अपने घर से उठिए, अपने स्टूडियो से उठिए और किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाइए और वहां जाकर लीजिए, देख लीजिए कि वहां पे जो स्वीकृत पद हैं प्राध्यापकों की, फैकल्टी की, क्या मौजूद है वहां पर? हर चीज के साथ आप चलिए सुनील जी सुना, एक लोकतांत्रिक संस्थाएं उसको कमजोर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब लोगों को आपकी बात लोग आपकी बात विश्वास नहीं करते। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए दिखाई पड़ते हैं, लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। आप निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, लोग आप पर विश्वास नहीं करते। अगर आप लोगों की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, लोगों की आजादी के पक्षधर नहीं है, अपने कार्यों से, बोलने से नहीं, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते। क्या आप जितनी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, क्या उनका मूल्यांकन लोग उनके 9.5 साल के कार्यकाल के हिसाब से नहीं करेंगे? लोगों के सामने चीजें नहीं है। आप जिन चीजों आप कहते हैं ना कि क्या महंगाई और बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा रह गया है आज की तारीख में? क्या ये इसको आप कैसे समस्या का निदान करेंगे? देखिए, लाल किले की प्राचीर से हम और आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनते रहे हैं एक आश्वासन के लिए, एक आश्वस्ति के लिए, एक नए भारत के निर्माण के सपने के लिए। 1000 साल का सपना देखने के लिए हम प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनते। वो तो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये वो कर्म, भाग्य, ये बताने के लिए तमाम धर्मगुरु हैं जो ही बताते हैं सुबह से शाम तक कि आज जो करेंगे उसका लाभ आपको अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन सुनील जी इसको सकारात्मक क्यों नहीं देख सकते कि बहुत दूरदृष्टि है। लोग 10-20 साल की नहीं सोच पाते, 5 साल की नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म विजन है उनका, इतना लॉन्ग टर्म विजन है कि सदियों तक की बात सोच रहे हैं, 1000 साल बाद तक की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा भाई गुलामी की शुरुआत 1000 साल पहले हुई, तो जो भुगता गुलामी की जंजीर में जकड़कर उसका जो भरपाई करते हुए 1000 साल आगे तक का रोड मैप अगर उनके दिमाग में अभी है, तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? यही तो बुरा नहीं है। जो हम यहाँ कदम उठाएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के आगामी 1000 साल पर इसका फर्क पड़ेगा। तो आप सोच नहीं पा रहे ना 1000 साल, कोई नेता सोच नहीं पा रहा है। नेता यहाँ 2024 में लगा है जो 8 महीने बाद है, वो सोच रहे हैं अभी 1000 साल। मतलब समझिए अभी क्या है, हम लोग किस साल में जोड़िए, यहां से 1000 साल जोड़ने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। 2022 में हम ना 2023 में 22 में कंफ्यूज भी कर
है जोड़ने में। मैं 2023 में 1000 इसमें जोड़ते हैं तो 3023 तक की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए आप। मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ अजीत जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको ही मान रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ। आज मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और तथ्य यह है कि दिल्ली जाने वाली सभी गाड़ियां निरस्त हैं, तो किस बात का मैं यकीन कर लूं? दो ही सच्चाई है ना, या तो आज शाम तक मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, यह सच्चाई है, या यह सच्चाई है कि दिल्ली जाने वाले सभी गाड़ियां निरस्त हैं, यह सच्चाई है। दोनों दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती है ना। या तो गाड़ियां चल रही होंगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, जहां जोड़ रही होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। यातायात का कोई साधन मुझे दिख नहीं रहा है और आप मुझे बता रहे हैं कि हर दशा में मैं आज आपको पहुंचा दूंगा देश की राजधानी में, तो मैं कैसी आपकी बात पे यकीन कर लूं? पैदल चल के पहुंच नहीं सकता, मोटर से जा नहीं सकता, पानी का जहाज चलता नहीं है, उड़ने की ताकत मेरे पास है नहीं, किसी चिड़िया के सहारे में जा नहीं सकता उसकी स्पीड से बैठ करके, तो जाऊंगा कैसे? नहीं, दृष्टि दोष भी हो सकता है, दृष्टि दोष की सब कुछ सुलभ है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखना नहीं चाह रहे। नहीं, हम देखने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई नागरिक होगा जो अपने प्रधानमंत्री की बात के लिए देखने के लिए नहीं तैयार होगा, लेकिन वो देखेगा ना कि 9.5 साल जो आप पिछले दो टर्म से सत्ता में हैं, तो आप दे क्या रहे हैं, डिलीवरी क्या है आपके घर? डिलीवरी गिनाएंगे, वो गिना तो रहे लगातार, संसद से लेकर लोकसभा तक में, रैली से लेकर और जनसभाओं में। बात तो मान लिया, आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और इस पूरे सेशन में आप राज्यसभा में गए नहीं, ये तथ्य है। जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो आप लोकसभा में आए, वो भी सत्र समापन होने के 2 दिन पहले। कौन सी आस्था है? क्या लोग इसको नहीं देख रहे हैं? आप कहते हैं कि किसानों को हमने 13 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो ये भी तो पता है कि कितने नए गरीबी रेखा के अंदर पैदा हो गए, क्या लोग जानकारी में नहीं है? आप ये बता रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है 5वीं हो गई, ये तो लोग देख रहे हैं ना कि लोगों के बीच में आर्थिक खाई कितनी बढ़ गई, ये तो लोग देख रहे हैं ना कि हमारी क्रय शक्ति कितनी कम हो गई, यह तो लोग देख रहे हैं ना कि एक गुणात्मक जीवन जीने की क्षमता कितने लोगों में बची रह गई है, ये तो लोग देख रहे हैं ना कि लोगों को कुशल, सक्षम और काबिल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। माने अगर आप इसकी बात, शिक्षा का खर्च बढ़ता चला जा रहा है, स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं को आप मजबूत नहीं कर रहे हैं, व्यापार के जो तौर तरीके हैं वो बेहतर हो नहीं रहे हैं, तो कौन सा देश, किस बात पे आप सुनील शुक्ला जी, ये तो बात वही होगी ना कि ये जो लोग हैं ये सब अर्बन नक्सल, देश विरोधी, मोदी विरोधी, सत्ता विरोधी, सरकार विरोधी। नहीं, मैं समर्थक हूँ भाई अजय जी, मैं समर्थक हूँ प्रधानमंत्री जी का, क्यों मुझे आप उनका विरोधी बता रहे हैं? लोग कहेंगे ये सब विरोधी लोग, इतनी अच्छी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। अरे भाई, हम भी समर्थक हैं और माका जी ने भी कहा कि हम समर्थक हैं। आलोचना विरोध कहां से होगी भाई? आलोचना या तथ्यपरक बात करना विरोध कहां से होगा? आलोचना तो इतनी देर से आपने कर दी, चलिए आलोचना कर दी। अब ये बताइए 90 मिनट के भाषण में आपको तारीफ के लायक और अच्छा कुछ नहीं दिखा? एक अच्छा शब्द मुझको मिला जो मैंने आज तक कभी भी नहीं प्रयोग किया था, मेरे परिवारजनों, मैंने कभी नहीं प्रयोग किया था इसका। अब आपका इतना बड़ा परिवार नहीं है, आपका परिवार होगा 10-20 लोगों का वहां प्रयागराज। परिवार, अरे 2 आदमी का परिवार, 40 करोड़ लोगों, 2 आदमी का परिवार है, परिवारजन तो हुए ना। और 1000 साल के सपने देखे जाएं, ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं सोच पाएंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी होना। नहीं, मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, तो मैं पुनर्जन्म विश्वास करता हूं। 1000 से 2000 की बात कौन करे? मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार इस बात के लिए नहीं होती है, सरकार गवर्नेंस के लिए होती है, सरकार को डिलीवर करना होता है। अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं कर, आज भी मैं कह रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से देश आश्वस्त होता है प्रधानमंत्री को सुनकर। आप ये बताइए कि वो आपको कहां दिखाई पड़ा? क्या ये इस बात का आश्वासन इस देश को मिला कि जो कुछ भी मणिपुर में हुआ वो देश के किसी कोने में नहीं होने पाएगा? अगर कोई चूक हुई है तो देश में जो इस तरह की गतिविधियां हैं, किसी दशा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या हमको आश्वासन मिल गया आपको? क्या आपको आश्वासन मिल गया कि जो देश के लोगों में आर्थिक खाई बढ़ती जा रही है ये नहीं होगी, इसको नियंत्रित किया जाएगा?
जो युवाओं के सामने रोजगार का संकट है वो दूर किए जाएंगे। हम ये काम कर रहे लगातार हैं, देख रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं। क्या आपने इस बात का आश्वासन दे दिया? आपने क्या कह दिया कि भाई पिछले दिनों में किसी गलतीवश ना समझी के कारण ही हम नहीं समझा पाए, जो किसान एक साल से अधिक समय तक आंदोलन के लिए मजबूर हुए, वो स्थिति नहीं आने पाएगी। हम जो मैंने कहा कृषि की लागत हम कम कर देंगे, ये हम कदम उठा रहे हैं। किसी बात का आश्वासन दे दीजिए ना। आप सपने दिखा दिया उन्होंने, अच्छी बात की, लेकिन वो सपने पूरा कैसे होंगे, क्या वो रास्ता बता दिया? आप भले कहें कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन है कहां? अगर आपके एक मुख्यमंत्री ये कहते हो कि मुझे एक वर्कआउट नहीं चाहिए, पब्लिक डोमेन में कहते हैं खुले आसमान के नीचे, और आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो कैसे कैसे आप पर विश्वास कर ले कि आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं? आप तुष्टीकरण की बात, ठीक है, तुष्टीकरण किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो समाज का पिछड़ा अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है,